हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये स्टील का सेकंड लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील क्या होता है, किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील, रिम्ड स्टील क्या होता है, एंड वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था जैसे E 250, FE 410, ABC। तो यहाँ पे जो ABC ग्रेड हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे। तो नोट है, ग्रेड A इज़ यूज्ड फॉर नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। तो ग्रेड A की स्टील वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की एप्लीकेशन नहीं है, कोई छोटा मोटा काम है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेड A यूज़ करेंगे। दैट इज़ वैन मेंबर आर नॉट प्रोन टू ब्रिटल फ्रैक्चर, यानी जो स्टील का मेंबर है उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होने के कोई चांस नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेड A यूज़ करेंगे। ब्रिटल फ्रैक्चर अकर्स ड्यू टू हाइयर टेंसाइल स्ट्रेस, लोअर टेम्परेचर, थिकर मटेरियल एंड रैपिड चेंज ऑफ स्ट्रेसेस। रैपिड चेंज ऑफ स्ट्रेसेस मतलब जैसे फटीग हो गया तो वो आता है रैपिड चेंज ऑफ स्ट्रेसेस में। हम जानते हैं अगर कोई भी मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे अगर डक्टाइल है तो वो सब जीरो टेम्परेचर पे ब्रिटल की तरह बिहेव करने लगता है। ये सॉम में हम लोगों ने पढ़ा है। अगला पॉइंट है, ग्रेड बी इज़ यूज्ड फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस। तो जहाँ पे क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे हम लोग ग्रेड बी का यूज़ करते हैं। व्हेन टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो 0 डिग्री, और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। व्हेन पार्ट्स आर प्रोन टू ब्रिटल फ्रैक्चर और फ्लक्चुएशंस ऑफ स्ट्रेसेस एज इन केस ऑफ ब्रिजेस। तो जहाँ पे हम लोग ब्रिज बनाते हैं वहाँ पे ग्रेड बी यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रिज में गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, अलग अलग व्हीकल, अलग अलग लोड निकलते रहते हैं, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस ऑफ स्ट्रेसेस होता है और जो मेंबर है उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होने के चांस है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेड बी का यूज़ करेंगे। और ग्रेड सी कहाँ पे यूज़ करते हैं, गारंटीड लो टेम्परेचर अप टू -40 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला गया तो वहाँ पे हम लोग ग्रेड सी यूज़ करेंगे। एंड इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड व्हेन देयर इज़ अ चांस ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर। तो जहाँ पे ब्रिटल फ्रैक्चर होने के चांस है तो वहाँ पे हम लोग ग्रेड सी यूज़ करेंगे, और साथ में जो टेम्परेचर है वो माइनस में होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा ग्रेड ए वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए और ब्रिटल फ्रैक्चर भी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेड ए यूज़ करेंगे। यानी नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन यानी छोटे मोटे कामों में हम लोग ग्रेड ए यूज़ कर लेंगे। ग्रेड बी वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे ब्रिटल फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, ब्रिजेस वगैरह में हम लोग ग्रेड बी यूज़ कर लेंगे, और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड सी वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर अप टू -40 डिग्री सेल्सियस है और ब्रिटल फ्रैक्चर होने के भी चांस हैं। अगला पॉइंट है, FE 410W इज़ अ वेल्डिंग ग्रेड स्टील। तो वेल्डिंग ग्रेड स्टील को हम लोग लिखते हैं FE 410W। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील। इसमें ऑल ग्रेड्स है, सभी ग्रेड के स्टील के लिए ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 7.85, तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट जेई में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई है 7.85। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ MPa। MPa मतलब न्यूटन पर mm²। अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। पॉइजन रेशियो होता है 0.3 फॉर इलास्टिक रेंज और 0.5 होता है फॉर प्लास्टिक रेंज। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर होता है 2G ब्रैकेट में 1 + म्यू। अगर हम लोगों को E और म्यू दे रखा है तो हम लोग यहाँ से G निकाल लेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे स्टील का ही यूज़ क्यों करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जो एल्यूमिनियम है उसका स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट स्टील से ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम लोगों को सेम लोड P रजिस्ट करना है तो यहाँ पे हम लोगों को जो एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन है वो कम देना पड़ेगा, जबकि स्टील का जो क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट है वो ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और हम लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के कंपेयर में 1/3 होता है। और हम लोगों को एक फार्मूला पता है यूलर्स बकलिंग स्ट्रेस का। यूलर्स बकलिंग स्ट्रेस होता है π² EI/L²। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उसका E कम हो गया है। जब E कम हो गया है तो फिर हम लोगों को सेम लोड रेजिस्ट करने के लिए हम लोगों को I बढ़ाना पड़ेगा। I बढ़ाना पड़ेगा यानी B और D यानी क्रॉस सेक्शन फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो स्टील के कंपेयर में काफ़ी महंगा आता है। अगर स्टील 50 रुपये किलो है तो एल्यूमिनियम 250-300 रुपये किलो पड़ता है। तो ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे महंगा स्ट्रक्चर पड़ जाता है अगर हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। हालांकि जो वेट है उसमें 50% तक कमी आ जाती है, यानी स्ट्रक्चर हल्का बनेगा, लेकिन जो ओवरऑल खर्चा है वो
एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में ज़्यादा आता है। तो एक ही पॉइंट निकल के आता है कि हम लोग एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आएगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू स्टील पर यूनिट वेट, hence cross section requirement for particular load will be lesser. However, the modulus of elasticity of aluminum is 1/3 of steel, hence chances of buckling will be more in case of aluminum. तो एल्यूमिनियम का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्टील के कंपेयर में 1/3 होता है, तो एल्यूमिनियम में बकलिंग होने के चांस होते हैं। तो बकलिंग को रोकने के लिए हम लोगों को इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। To overcome this, we need to provide greater movement of inertia, requiring bigger section. Thus, saving on account of greater strength per unit weight will be offset. तो जो हम लोगों ने सेविंग की थी पर यूनिट वेट में, तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को फिर बिगर सेक्शन देना है। तो वहाँ पे जो सेविंग की थी हम लोगों ने पर यूनिट वेट, वो ख़त्म हो जाएगी। बिगर सेक्शन देंगे तो एल्यूमिनियम का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। Still, there would be 50% saving in the overall weight. However, aluminum is 6 times costlier than steel and thus will have to incur more than 3 times expenditure as compared to steel. तो जो एल्यूमिनियम है वो महंगा है, तो एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्चा आ जाता है। However, there is no maintenance required in case of aluminum. एक फ़ायदा और है एल्यूमिनियम का, इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। एंड इट इज़ गुड फॉर इम्पैक्ट लोडिंग, और ये इम्पैक्ट लोडिंग के लिए भी अच्छा रहता है। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। ये आगे क्वेश्चनों में यूज़ होंगे। तो ये हो गया है आई सेक्शन, ये इसकी विड्थ हो गई है बी, ये इसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो गई है टी, थिकनेस ऑफ वेब हो गई है टी डब्ल्यू, और ये ओवरऑल डेप्थ हो गई है डी। तो यहाँ पे आई सेक्शन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे आई एस जे बी, ISLB, ISMB, ISHB। तो ISJB यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम। तो अगर ISMB 300 लिखा है तो इसका मतलब होता है 300 का जो ओवरऑल डेप्थ है वो है 300। ये चैनल सेक्शन हो गया है। तो ये इसकी बर्थ हो गई है बी, थिकनेस ऑफ फ्लैंज टी, ओवरऑल डेप्थ डी और थिकनेस ऑफ वेब टी डब्ल्यू। तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं, ISJC, ISLC, ISMC। ISLC 150 लिखा है, यानी ये डी हो गई है 150। ये एंगल सेक्शन हो गया है, एंगल। ये थिकनेस हो गई है टी, ये थिकनेस हो गई है टी। तो ये हो गया है ISA, ISA 200 इंटू 100 इंटू टी। तो ये हो गई है 200, ये हो गई है 100। यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ISSC, इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, टाइप ऑफ आई सेक्शन। तो जो आई सेक्शन होता है जब हम लोग उसको कॉलम की तरह यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है ISSC। ये कॉलम की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ऐसा होता है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।